तो उस दिन तो आते हो, जिस दिन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला तो उस दिन आधे गायब रहते हो। हैं? मिली भी कल गायब थी। फिर मेरा तो तो कल ट्रेजेडी हो गया था। क्या हो गया था? टैप गिर गया था पानी में, ऑन ही नहीं हुआ, फिर उसको हेयर ड्रायर से सुखा सुखा के ऑन किया। फिर थोड़ी देर कनेक्ट हो रहा था, ऑटो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, फिर ऑफ हो गया। आज दिन भर धूप में सुखाया तो थोड़ा चल रहा है। एक क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं शायद परसों वाला क्लास में, लास्ट क्लास से पहले वाला क्लास में करवाए हैं। ठीक है, ये देख लेना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। ठीक है। और द एंड ऑफ हिज इंक्लाइंड प्लेन पाथ ऑफ द सर्कुलर लूप इज डी डायमीटर ऑफ द मिनिमम। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ मास एम टाइम वन, ये तो कितना बार कर चुके हैं। ठीक है, ये तो कितना बार कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज 3 जो है, जितना भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो सारा कर लीजिएगा। ठीक है, वो सारा आप ट्राई कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, रोटेशनल मोशन का बुकलेट मिल गया है सबको? रोटेशनल मोशन का बुकलेट मिल गया है? नहीं बोलोगे? नहीं मिला है। नहीं मिला है? तो शायद ग्रुप में एक बार मैसेज शेयर किया गया था कि आपको एक ड्राइव का लिंक भेजा गया था जहाँ से आप सारा बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, शायद ऑफिशियल चैनल पर होगा स्मार्ट पेपर एकेडमी का। ये सही है सर। तो वहाँ से देख लेना, डाउनलोड कर लेना। जिसके पास नहीं होगा, जिसको ऑफलाइन में चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी चाहिए होगा, सेंटर से कलेक्ट कर लेना। सेंटर ऑफ मास, नाम सुनिए सेंटर ऑफ मास का, कई बार हम यूज किए हैं सेंटर ऑफ मास शायद। यस सर। आ गया वो जमाना जब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। बिफोर मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम। कुछ गड़बड़ लिखे? लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, ये टॉपिक का नाम रहेगा आपका, जिसको हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा। सबसे पहले बताओ, सेंटर ऑफ मास किस चिड़िया का नाम है? क्या समझते हो सेंटर ऑफ मास से? सर, हैं? किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड हो। कोई भी मान लो कि यूनिफॉर्म बॉडी पहले लेते हैं, सपोज दैट, मान लो कि एक स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस स्फीयर में कहीं एक पॉइंट होगा। ठीक है, जहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे कि पूरा का पूरा जो इस स्फीयर का मास है उस पॉइंट पे लाई करता है। यानी इसको अगर आप हम फोर्स लगाना है, न्यूट्रल ऑफ मोशन यूज करना है, इस पूरे सिस्टम को हम एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पे है। ठीक है, और इस पॉइंट पे फोर्स लगा के इसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इसका जैसा मोशन होगा, सारे पॉइंट का मोशन उसी तरह से होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि एक सर्कल ले लेते हैं, कोई रिंग ले लेते हैं इस तरह से। तो रिंग का अगर सेंटर ऑफ मास देखोगे तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इसके सेंटर पे आएगा। और ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इसका भी कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, इस केस में सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के इनसाइड है, मतलब पूरा सॉलिड स्फीयर था ना, तो बॉडी के अंदर है। जबकि इसमें क्या है, ये बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बॉडी पे लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई मास है नहीं बेसिकली, ये रिंग है ना, यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो ये बेसिकली, एक मिनट सर होल्ड करना। हाँ हेलो, बोलो। हाँ बोलो।
मैं बस अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेसिकली। जैसे कि सर मान लो, थोड़ा शुरू से बताइए सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अरे यार कुछ बताया नहीं है, सुनते रहो ना। सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा क्या है? सेंटर ऑफ मास। ऐसे हम अलग अलग कोई बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मान लो कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ मान लेते हैं कि एल है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका बीच वाला कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इसका क्या होगा, सारा का सारा मास क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। सारा का सारा मास कहाँ रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। जैसे कि मान लो कि ये तो होगा कि कोई एक यूनिफॉर्म टाइप का बॉडी है, यूनिफॉर्म टाइप का बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग इस तरह से गेस कर रहे हैं। या मान लो कि कोई भी इस तरह से दो बॉडी है, एक का मास मान लेते हैं कि m1 है, एक का मास मान लेते हैं कि m2 है। अगर इसको एज ए कंप्लीट सिस्टम मान के चले हम लोग, एज ए कंप्लीट सिस्टम मान के चले, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कैसे निकालेंगे? अगर मान लेते कि दोनों मास इक्वल होता, दोनों मास क्या होता? इक्वल होता। ए भी मास m होता, ए भी मास क्या होता? m होता। ए भी मास m होता और ए भी मास क्या होता? m होता। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता, कोई गेस कर सकता है कहाँ पे होता? सर कोई गेस दोनों कर के सकता बीच का डिस्टेंस क्या हाफ है? क्या होता? एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होता। अगर मान लो कि ये पूरा लेंथ क्या है, पूरा लेंथ अगर l है, ए l/2 और ए l/2 होता। ठीक है, होता कि नहीं होता? यहाँ तो गेस करके बता रहे हो। अब अगर मास अलग 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 है तो बताओ तो कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? अभी बस गेसिंग, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी शुरू नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास, एक तरह से मान के चलो। बस एक गेस करने का आइडिया लेना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि सेंटर ऑफ मास का मतलब समझते क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ तो जरा, कहाँ पे लाई करेगा? इतना बताओ, इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा? बीच में। कहीं यहाँ पे बीच करेगा क्या? इस सेंटर पे लाई करेगा क्या? यस सर। नहीं सर। सेंटर पे लाई नहीं करेगा तो किधर करेगा? अब इधर कैंसिल हो गया, इधर कैंसिल हो गया। अब ये पार्ट बचा। अब इसमें दो पार्ट है, क्या इधर लाई करेगा कि इधर लाई करेगा? अगर आपसे दिया हुआ है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, इस केस में क्या बताओगे? सेंटर ऑफ मास किधर होगा? M1 साइड। सेंटर ऑफ मास मान लो कि दोनों इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास क्या होता? इस पॉइंट पे बीच होता। में। लेकिन अगर m1 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? स्लाइटली इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। स्लाइटली क्या करेगा? इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, स्लाइटली क्या करेगा? उसी तरह से जैसे रॉड है, रॉड मान लो इस तरह से रॉड बनाया गया है। कुछ अभी लिखना नहीं है, बस सुनते रहना कहानी की तरह। इस तरह से रॉड बनाया गया है कि यूनिफॉर्म मास नहीं है, यूनिफॉर्म मास नहीं है। और इसका जो मास है, इसका जो डेंसिटी है, धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डेंसिटी जब इधर जा रहे हो तो क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग कर रहा है। यानी अगर देखोगे तो अब सेंटर ऑफ मास इसका क्या सेंटर पर रहेगा क्या? क्योंकि नहीं। सेंटर ऑफ मास क्या है बेसिकली? ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा मास क्या करे? कॉन्सेंट्रेट करे। एक तरह इस तरह समझ सकते हो इसको कि मान लो कि एक रॉड है और इस रॉड को आप कहीं से हैंग कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि इस तरह से हैंग कर रहे हो। तो अगर सेंटर ऑफ मास ए रहेगा, ठीक है, तो टोटल का टोटल फोर्स जो लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं हम लोग। तो अगर सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट है तो नीचे क्या लगेगा? इसका mg लगेगा। और वहां पे मान लो कि ऊपर स्ट्रिंग है, चाहे कुछ भी धागा है, ऊपर जो टेंशन टी है, टी इज इक्वल टू एम जी होकर क्या होगा? ये बैलेंस हो जाएगा। टी इज इक्वल टू एम जी होकर क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब मान लो कि थोड़ा सा मास इधर दे देते हैं, थोड़ा सा मास क्या करते हैं हम? इस साइड रख देते हैं। तो क्या करेगा? इधर क्यों झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? यस सर। इसका मतलब अब स्ट्रिंग को आपको यहाँ बांधना पड़ेगा कि यहाँ बांधना पड़ेगा? अगर मान लो कि नया जो सेंटर ऑफ मास है इधर की ओर शिफ्ट हो गया, अब अगेन अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ पे बांध दोगे, इस स्ट्रिंग को इस तरह से बांध दोगे, तो क्या करेगा? अगेन ये चीज क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अगेन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो सकता है। अगर सेंटर ऑफ मास, अब क्या होगा? mg क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा, कुछ नया mg होगा। ये क्या लगेगा? mg यहाँ पे लगेगा। इस तरह से क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के इसके लिए क्या है कि पूरा का पूरा उस पॉइंट मास क्या करेगा? बॉडी का उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। यानी कोई भी जो फोर्स लगाना है आपको, उस पॉइंट पे आप फोर्स लगा के पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम सब कुछ आप दे सकते हैं। इसलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना या फिर किसी बॉडी का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी बॉडी का जानना इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, ये सब डिलीट कर रहा हूँ। ये सब मतलब था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है समझने के लिए। एक एक करके हम लोग अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? ये तो हमने गेस बग से बोला ना, इधर होगा इधर होगा। एग्जैक्टली अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा कि उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कैसे लाई करेगा,
तो कैसे हम लोग निकालेंगे? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर दोनों केस में मास और ग्रेविटी दोनों सेम है तो टेंशन अलग अलग कैसे होगा? मास थोड़ा बढ़ाए थे ना हम लोग, अभी टेंशन निकालने की बात नहीं कर रहे थे हम क्या बोल रहे थे कि मान लो कि इनफॉर्म रड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो जो mg का फोर्स लग रहा होगा इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा। मतलब इस पूरे रॉड को आप रिप्लेस कर सकते हो एक पॉइंट मास से। इसको रिप्लेस कर सकते हो इस एक पॉइंट मास से, जहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई स्ट्रिंग से बांध दोगे तो क्या करेगा? ऊपर टेंशन टी, नीचे mg, तो क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है। लेकिन मान लो कि कुछ यहाँ पे और ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, कुछ और मास आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या ये बैलेंस रहेगा क्या? इस पॉइंट पे अगर आप स्ट्रिंग बांधोगे तो क्या बैलेंस रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा। इधर की ओर क्या करेगा? ये झुक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास mg है, अब यहाँ पे ना लग के कहीं और पे लग रहा होगा, इधर साइड में लग रहा होगा, तभी तो इधर की ओर मूव किया है। तभी तो क्या किया? इधर की ओर मूव किया। इधर की ओर क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि अब इसका क्या होगा? mg कहीं इधर की ओर लग रहा होगा। mg क्या लग रहा होगा? क्योंकि न्यू सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट हो गया होगा। mg क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जो कि आगे देखेंगे mg कैसे टॉर्क क्या होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर इधर रख देते, इधर ना रख के इधर रख देते, तो क्या करता? सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट हो जाता और mg क्या होता? इधर लगता, तो 8 इस तरह से रोटेट कर जाता। हम बोलते हैं कि मतलब अब क्या होगा? मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, तो एक अब क्या करोगे? मान लो कि अब स्ट्रिंग को यहाँ पे आप अटैच कर दो, स्ट्रिंग को यहाँ पे अटैच कर दो। अगेन क्या होगा? सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। अगेन सिस्टम क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और ये नीचे की ओर मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा ये, क्योंकि क्या करेगा? ये जो टेंशन फोर्स होगा mg को क्या करेगा? बैलेंस कर देगा, और कोई भी टॉर्क प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करने देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया लगा क्या होता है सेंटर ऑफ मास? किसी को डाउट? तो बेसिकली हम लोग कई बार आ, खुद भी इसलिए बताया कि गेस कर सकते हो एटलीस्ट कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा। कई बार गेस करने से काम बन जाता है कि आइडिया लग जाएगा आपको कि सेंटर ऑफ मास किधर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लो कि हम्म, ये सर्कुलर आर्क है, ये क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है, मैं से पूछो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा? सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? क्या इसके सेंटर पे होगा, या कहीं इधर होगा, या कहीं इधर होगा? जस्ट गेस करना, आप लोग को गेस वर्क सिखा रहे हैं अभी। सर किधर सेंटर होगा? पे। देखो, अगर सिमेट्रिकल बॉडी हो सेंटर पे होगा। ठीक है, देखते हैं यस। क्या, गेस करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट निकालना, बस गेस करना है। हमने क्या बोला कि जब सिमेट्रिकल बॉडी रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? एग्जैक्टली उसके सेंटर पर लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर मान लो ये एक्सिस ड्रॉ करो आप, इसके बीचों बीच ड्रॉ करो, इस एक्सिस के अलोंग देखोगे तो इधर जितना मास होगा उतना मास इधर, जितना मास इधर होगा उतना मास इधर, जितना मास इधर होगा उतना मास इधर। यानी इस एक्सिस के अलोंग इसका जो मास है वो क्या रहेगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, कहीं ना कहीं इसी लाइन पे। ये ना इधर हो सकता है ना ही इधर हो सकता है। ठीक है, ना इधर हो सकता है, कहीं यहीं पे लाई करेगा। अगर मान लो कंप्लीट सर्कल होता, ये मान लो कंप्लीट सर्कल होता, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता? इसके सेंटर पे, जस्ट इस पॉइंट पे होता। अब मान लो कि ये कैसा हो गया? इसको आपने क्या कर दिया? मासलेस कर दिया। इसको क्या कर दिया आपने? मासलेस कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? इधर की ओर शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? हैवी मास की तरफ शिफ्ट करेगा ना? तो नहीं करेगा? यस सर। करेगा कि नहीं करेगा? आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो कि अगर आप बोलते हो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, क्या इसको स्ट्रिंग से यहाँ पे मान लो कि अटैच कर दे इस तरह से, तो क्या ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर यस सर। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ से अटैच कर दोगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये बैलेंस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई टॉर्क इसको नहीं मिलेगा। ये जो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा क्योंकि mg यहीं पे लग रहा होगा नीचे की ओर, तो बैलेंस कर रहा होगा इसको। क्या कर रहा होगा? इसको बैलेंस कर रहा होगा। इसमें थोड़ा सा और पूछता हूँ आप लोगों से। ठीक है, मान लेते हैं
कि अब इस पार्ट में इसका मास हमने क्या किया, इंक्रीज किया। अब सपोज लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सपोज दैट सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है। अब क्या किया, इस पार्ट को मैंने हैवी कर दिया, इस पार्ट को मैंने हैवी कर दिया, ये जैसे था वैसे छोड़ दिया। ठीक है, पहले मान लो कि इधर m/2 मास था, इधर भी m/2 मास था। अब क्या किया, मान लो कि m/2 मास इधर भी ऐड कर दिया, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा किधर होगा, लेफ्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इधर वाला शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। ये बेसिक आइडिया एक होना चाहिए आपको कि कोई बॉडी दिया हुआ हो, एटलीस्ट इतना तो सोच सको कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, कहाँ होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या, तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा मास क्या होगा, होल बॉडी का जो मास होगा वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, सर कंसंट्रेट करेगा मतलब? सपोज टू कॉन्सेंट्रेट। अब सही है, हाँ। समझ गया था मैं तुम क्या बोल रही हो। ऐसा नहीं है कि सारा मास मचोड़ के वहीं पे लगा देना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास COM लिखेंगे इसको हम लोग, सेंटर ऑफ मास। हर बार सेंटर ऑफ मास नहीं लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, ऑफ भी हटा दीजिए सर, सीएम ही लिख दीजिए। सेंटर ऑफ मास है, ऑफ क्यों हटा दे, रहने दो। COM में लिखते हैं, COM इन जनरली हम लोग लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी, या फिर अरे ये हैंग करने लगता है तो बड़ा इरिटेशन होता है। Center of mass of a body or a system is defined as the point at which whole mass of the body can be assumed या फिर can be supposed to be concentrated। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैसा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा सिस्टम का या फिर पूरा बॉडी का मास क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। सपोज करेंगे कि ऐसा पॉइंट का, तो एक एक करके हम लोग अलग अलग बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट सिस्टम, ठीक है, या फिर 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, SC वर्मा सबके पास है क्या, SC वर्मा सबके पास है, यस सर। तो बनाते भी हो, बनाते भी हो हाँ सर। पक्का। ठीक है, मान लो कि इस तरह से 2 मासेज रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम का, ठीक है, इसका मान लेते हैं मास है m1, इसका मास है m2। तो 2 पार्टिकल सिस्टम का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कितना होगा। सपोज दैट दोनों के बीच में जो सेपरेशन है r है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, r है। किसी एक पॉइंट मास को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो। ठीक है, जिसको मन कर रहा है आप वो मान लो। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बाई कोऑर्डिनेट है। तो बाई कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम लोग, XCOM, देखना कैसे लिखते हैं इसको। सेंटर ऑफ मास निकालते हैं कैसे, किसी भी सिस्टम का अलग अलग मास हो, एक या दो जिससे ज्यादा हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू
R2 डिवाइडेड बाई, या फिर x लिखे हैं तो हम यहाँ पे एक्स यूज करेंगे, m1, सबका मतलब समझाता हूँ, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, m1 क्या हो गया, m1 तो पार्टिकल 1 का मास हो गया, x1 क्या हो गया, x1 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, मास 1 का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, r,0, r,0, ठीक है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। मान लेते हैं कि m1 मान लो कि 1 kg है, सपोज दैट m1 क्या है, 1 kg है, m2 क्या है, 2 kg है, m2 क्या है, 2 kg है। ये जो रेडियस है, रेडियस बोल रहा हूँ, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि 10 मीटर है, 10 मीटर है। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो कैसे निकलेगा, तो मास m1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, प्लस इसका मास कितना हो गया, तो 2 इंटू x2 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r मतलब 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी 1 kg प्लस 2 kg, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 20/3, यानी इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा ऑलमोस्ट 6.67 के आसपास होगा, 6.67 के आसपास, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसका यहाँ से उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 6.67, यही आया ना, 6.67, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इतना आएगा। देखो अगर दोनों इक्वल होता, तो मैं बताया था कि जब इक्वल होता तो कहाँ पे आता, 5 पे आना चाहिए था सेंटर पे, ये वाला पॉइंट क्या होता, यहाँ से लेके 5 तक होता, ठीक है। लेकिन ये क्या हैवियर मास है, तो सेंटर ऑफ मास क्या किया, इधर की ओर शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास क्या किया, इधर की ओर शिफ्ट कर गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता, जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, m1 इंटू बाई 1 प्लस m2 इंटू बाई 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर इस एग्जांपल में यूज करें तो m1 हो गया 1 kg, बाई 1 कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, इसका भी बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, इसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। तो इसको जो एग्जैक्टली जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ गया, ठीक है, पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास आया हमारा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आया 6.67 और बाई कोऑर्डिनेट कितना आया, 0 आया। तो किसी भी दो पॉइंट सिस्टम रहेगा, दो पार्टिकल सिस्टम रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका है, ठीक है। इसको हम लोग इन जनरली कैसे लिखते हैं, कि मान लो इन जनरल कैसे लिखते हैं, कि मान लो कि दो से ज्यादा पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे m1 है, जिसका मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है, या फिर सिंपल मान लेते हैं इसका पोजीशन कितना है, r1 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे m2 है, जिसका पोजीशन कितना है, r2 है, ठीक है। मान लेते हैं कि m3 है, जिसका पोजीशन क्या है, सपोज दैट r3 है। इस तरह से मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लेते हैं कि ये क्या है, mn है, जिसका जिसका जो पोजीशन है वो क्या है, rn है, क्या है, rn है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। क्या करना है, सबके पोजीशन को उससे मास से मल्टीप्लाई करके एड अप करते चलना है,
कहाँ तक, जितना भी नंबर ऑफ सिस्टम रहेगा, जितना भी नंबर ऑफ सिस्टम रहेगा, कहाँ तक, तो mn इंटू आर एन, mn इंटू आर एन डिवाइडेड बाई क्या आएगा, तो डिवाइडेड बाई आएगा m1 समेशन ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस प्लस डॉट 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 प्लस mn, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आर सी ओ एम, आर सी ओ एम। किसी भी अगर सिस्टम का जहाँ पे दो से ज्यादा पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसका हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये नहीं आया जी। ठीक है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है तो सबका आपका क्या होना चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए। सिंपली क्या करोगे, तो m1 इंटू आर वन प्लस m2 इंटू आर टू, अगर इसी को x बाई कोऑर्डिनेट में लिखना हो, x बाई या z किसी भी कोऑर्डिनेट में लिखना हो, ठीक है, सपोज दैट सबका x बाई z कोऑर्डिनेट पता हो, सबका मान लो कि सपोज दैट इसका x कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, इसका मान लो कि x1 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है। उसी तरह से मान लो इसका जो कोऑर्डिनेट है xn कॉमा yn कॉमा zn, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x यू एम, क्या करेंगे, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस ऐसे ऐसे करते जाएं, कब तक, जब तक सारे मास का x कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर लें, सबका सम न कर लें। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो डिवाइडेड बाय आएगा समेशन ऑफ ऑल द मासेस, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। उसी तरह से बाई COM लिखना होगा, बाय कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आ जाएगा, m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या लिखेंगे, mn बाई n डिवाइडेड बाई सबका मास, सबका मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ mx mi xi i इक्वल टू 1 टू n, कहीं देखे होगा इस तरह से लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। ऐसा कहीं पढ़े हो कहीं पे, ऐसा देखे हो। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ एम आई कहने का मतलब क्या हुआ, तो i इक्वल टू 1 2 3 पुट करते जाओ, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3, इस समेशन का सीन होता है, ठीक है। ये जो सिंबल है किसका है, समेशन का है, ठीक है। तो हर बार इतना हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूज इसलिए कर रहे हैं सिंबल, यहाँ पे लिखना आसान काम है, ठीक है। हर बार ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे हम लोग समेशन ऑफ एम आई बाई आई, समेशन ऑफ एम आई बाई आई, समझ में आ रहा है जी, समेशन ऑफ एम आई बाई आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, ठीक है। एम आई फोन में समझना, 1 टू n, ठीक है। उस तरह से जेड कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, समेशन ऑफ एम आई जेड आई आई इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई आई इक्वल टू 1 टू n। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। उस तरह से यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है, यहाँ भी हम लिख सकते थे कि समेशन ऑफ एम आई आर आई आई इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही है? किसी भी, इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे पार्टिकल को हटा के आप इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। मान लो कि पूरे सिस्टम पे एक फोर्स लगाना है, इस सारे सिस्टम पे एक फोर्स लगाना, तो इस सारे सिस्टम को हटा के एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसका कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह से। और जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो कि जो भी आया वहां पे इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। इस सारा का सारा जो मास है m1 प्लस m2 प्लस दिस, ये सारा का सारा क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है एट कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, मान लो कोई फोर्स लगाना, तो आप इस फोर्स पे फोर्स लगा सकते हो, और न्यूटन लॉ के सारे मोशन लिख सकते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसा ये मूव करेगा पूरा सिस्टम उसी तरह से चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह से समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि इस तरह से इन पार्टिकल सिस्टम हो, ठीक है, उस इन पार्टिकल सिस्टम का कोऑर्डिनेट लिखना हो सेंटर ऑफ मास का, तो कितना आएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लो कि इसी इन पार्टिकल सिस्टम में, ठीक है, इन पार्टिकल सिस्टम में मान लो कि इन पार्टिकल सिस्टम ले रहा हूँ, ये है m1, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v1 है। उसी तरह से मान लेते हैं ए पार्टिकल है m2, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2 है। उस तरह से मान लेते हैं है m3, इसका वेलोसिटी क्या है, v3, डॉट 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 mn, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, vn है। कहीं भी हो सकता है रैंडम में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम है और हर पार्टिकल का वेलोसिटी आपको पता है, हर पार्टिकल का सिस्टम का हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, पता है। तो वेलोसिटी ऑफ, पानी देना, पानी 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 देना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, किसी को आइडिया थोड़ा सा भी, किसी को भी आइडिया थोड़ा सा भी, कैसे निकालेंगे? क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि डी ऑफ आर सी ओ एम डिवाइड बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। क्या होता था, वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, यूज करते थे ना, वी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अगर सबका पोजिशन हमको पता है, सबका हमको पोजिशन पता है, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, आर सी ओ एम क्या है, तो डी ऑफ आर सी ओ एम क्या होता है, तो समेसन ऑफ एम आई आर आई, ठीक है, आर सी ओ एम क्या होगा, समेसन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एम आई डिवाइड बाई डी टी। कुछ अगर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो बोलना, बस ये देखने में क्या है, अजीब लग रहा है कि क्या है सब समेसन और समेसन, कुछ बेसिकली है नहीं, ठीक है। समेसन ऑफ एम आई आर आई मतलब आपको m1 m2 प्लस m2 m3 जो भी है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इस तरह करके सम करना है, उसी तरह को बस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, तो समेसन ऑफ एम आई क्या है, सारे मास का सम है, ये तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। हर एक इंडिविजुअल का अगर मास लेंगे तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबका इंडिविजुअल का मास अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, हम लोग बाहर ले लेते हैं। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, अगर इसको इस तरह से लिखते हैं m1 r1 प्लस m2 r2, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम्स के टर्म्स में तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, m1 इंटू डी आर m1 इंटू डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 इंटू डी आर टू बाई डी टी,
होगा ना, इस तरह से होता जाएगा m3 इंटू डी आर थ्री बाई डी टी, उस तरह से mn इंटू डी आर एन बाई डी टी। तो डी आर वन बाई डी टी क्या होगा, डी आर वन डी टी क्या होगा, तो एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू प्लस एम थ्री इंटू वी थ्री। यानी इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो कैसे आएगा बेसिकली, ये आएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस डॉट 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 एम एन वी एन, एम एन वी एन। आएगा कि नहीं आएगा, एम एन वी एन। अगर हर पॉइंट का आपको, हर पार्टिकल का वेलोसिटी आपको अगर पता हो, तो सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंपली m1v1 प्लस m2v2 सबको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे प्लस डॉट 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 mn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, इसको सिंपली आप समेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस तरह से लिख सकते हो, समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, अगर ये ना लिखे हर बार तब भी अंडरस्टूड है, आई इक्वल टू वन टू लेके एन, आई इक्वल टू वन टू लेके एन। ठीक है, अगर पार्टिकल का हर एक का इंडिविजुअल का अगर वेलोसिटी पता हो आपको, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी निकालना हो, तो जैसे आपने पोजीशन निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही आप क्या करोगे, इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का। अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अगेन ए सी ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी ऑफ क्या होता है, वी सी ओ एम डिवाइडेड बाई डी टी। एक्सेलरेशन कैसे आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए सी ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ वी सी ओ एम बाई डी टी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगेन इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, लाइक दिस, m1 इंटू ए वन प्लस m2 इंटू ए टू प्लस m3 इंटू ए थ्री प्लस डॉट 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 mn इंटू ए एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सबका मास का सम, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस, तो आपको इस तरह से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एम आई ए आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। समेशन ऑफ एम आई मतलब क्या हो गया, टोटल मास हो गया। ठीक है, टोटल मास हो गया, वैसे भी लिख देते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एम आई ए आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब क्या हो गया, टोटल मास। कैपिटल एम क्या हो गया, बेसिकली ये समेशन ऑफ एम आई हो गया, मतलब क्या हो गया, ये टोटल मास हो गया, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। पक्का से, पक्का से। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसको करो। सपोज दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, ठीक है, एक पे 1 kg मास है, एक पे 2 kg मास है, एक पे 3 kg मास है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका साइड कितना है, 1 मीटर का है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? कोई निकाल के दिखाओ फटाफट। बताओ, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर। ट्राई करो। तो ठीक है, करो, टाइम लगेगा, थोड़ा सा करो। पहला सर, पहला हाँ। ओरिजिन कौन सा ले? ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी ले लो, इसलिए तो छोड़ दिया आप पे हमने। कोई भी ले लो, ठीक है। बट आप बताना कि जिसको लिया है उसके हिसाब से बताना क्या है। ऐसे अगर मान ले चाहते हो तो इसको ले लो, इसको ओरिजिन पे रख लो, ठीक है। 2 kg वाला को ओरिजिन ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबका आंसर एक जैसा आएगा तो बताना भी आसान रहेगा, ठीक है। इसको ओरिजिन ले लो, अब निकालो। बहुत आसान टॉपिक है। निकालो। इसका सबका साइड मान लेते हैं 1 मीटर है। अगेन यहाँ पे मान लेते हैं 1 kg मास है, यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 4 kg है। इसको ओरिजिन मान लेना, ठीक है। इसी को ओरिजिन मान लेना, ठीक है। इसका 0,0 हो जाएगा, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास निकल के दिखाओ। करो, ट्राई करो, पहला पे दूसरा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से को ट्राई करें।
क्या होगा? कोई भी नहीं किया? करो करो करो। देखो ऐसा क्या था क्वेश्चन में, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस कंपोनेंट की बात करें, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो कितना होगा? 1 cos 60, 1 cos 60 कितना होगा? cos 60, cos 60 कितना होता है जी? अरे 1/2। 1/2। बोलो कुछ। एक हो जाएगा 1/2, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 sin 60, तो कितना हो जाएगा? √3/2। मैं ही बोल देता हूँ, तुम लोग से पूछते हो तो बता। इसका जो एक्स क्वाड्रेंट होगा कितना हो जाएगा? 1/2। इसको जो वाई क्वाड्रेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? √3/2। तो कितना हो जाएगा? √3/2। तो इसका जो ये प्लेन में है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्सियोम, इसका एक्स क्वाड्रेंट कितना होगा? एक्स क्वाड्रेंट हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? m1 इंटू x1, इसको मान लेते हैं m1। ठीक है, इसको मान लेते हैं m2, इसको मान लेते हैं m3। तो m1 इंटू x1, m1 तो हो गया 2 kg इंटू x1, x1 कितना हो गया? 0। x1 कितना हो गया? 0, प्लस m2 इंटू x2, m2 कितना है? 3 kg इंटू x2, x2 क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो हो जाएगा 1, प्लस, ठीक है, m3 x3, m3 कितना है? 1 kg इंटू x3, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1/2, x कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2, डिवाइडेड बाई सबका मास, समेशन ऑफ मास कितना हो जाएगा? तो 2 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg कितना हो जाएगा? 2 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg। यहाँ से देखो, ये हो गया 0, ये हो गया 3, एक हो गया हाफ, तो ऊपर हो गया कितना? 7/2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 6, यानी कितना हो गया? 7/12। इसका जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा 7/2, और बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो बाई सी ओ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो मास 2 इंटू इसका बाई कोऑर्डिनेट m1 इंटू बाई वन कितना है? ये हो गया x1, एक कॉमा हो गया बाई 1, ये कितना हो गया? x2 कॉमा y2। ठीक है, ये हो गया x3 कॉमा बाई 3। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो जाएगा? m1 इंटू बाई 1, तो बाई 1 कितना हो गया? 0, प्लस m2 कितना है? 3 इंटू बाई, इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है? इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0, कितना हो जाएगा? 0, प्लस m3 कितना है? 1, और इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना था? इसका बाई कोऑर्डिनेट था √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा √3/2, और नीचे कितना हो गया? 6, कितना आ जाएगा ये? रूट थ्री बाई सॉरी 12, √3/12। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो 7,12, ठीक है, 7/12 कॉमा √3/12, √3/12। ठीक है, जहां भी पॉइंट होगा 7/√2 कहीं इधर होगा, जहां भी हो। ठीक है, इसको करो तो क्वेश्चन नंबर 2 को। एक बात समझ में आया?
अरे समझ में आया? अगर ये समझ में आया है तो ये वाला करो करो। नोट करना है तो नोट कर लो पहले, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। बहुत बेसिक चीज है, इसको आप समझो और उसके बाद ये वाला ट्राई करो। ये ट्राई करो कि सबसे बने, ट्राई सर करो कि सब। 0.5 0.7। नहीं, आंसर नहीं बता सकते हम, हमको क्या पता। सॉल्व करें तो सबका कोऑर्डिनेट लिखो। इसका अगर इसको आप ओरिजिन माने हो, ठीक है, ये तो हो गया 0,0। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होगा? तो ये हो जाएगा x में 1 गया है और y में कितना हो जाएगा? 0 ही रहेगा। 0 इसका कितना हो जाएगा? तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो 1। 1 ठीक है, उस तरह से इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 हो 1। जाएगा। तो x COM कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? अगेन फटाफट लिखेंगे, 1,0 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2। तो इसका मास कितना है? m2 2 kg इंटू x2 कितना हो गया? 1 1 प्लस m3, ठीक है, तो 3 kg इंटू इसका x 1 क्वांट कितना है? 1। और ये कितना हो जाएगा? तो 4 4 into kg 0 इंटू 0। वेरी गुड। डिवाइड बाई सबका मास करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया? 3 और 2 5, 3 और 2 5, बाकी तो 0 हो गया। और डिवाइड बाई सबका मास उस कितना होगा? 3 2 5 और 9 1 10, 10 ना, 10। कितना गए? 1/2, 1/2। उस तरह से 22 निकालो। 22 कितना आएगा? तो 22 कितना आ जाएगा? 1 1 into मल्टीप्लाई 0 बाई, बाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा इसका? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 प्लस इसका कितना होगा? 3 इंटू बाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 1। बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 1 प्लस ये कितना है? तो 4 इंटू उसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना था? 1 था। ठीक है, इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना था? 1 था। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? नीचे तो 10 ही आ जाएगा, वापस से नहीं लिखता हूँ। ये कितना हो गया? 4 3 7, 7/10, 0.7। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 1/2 कॉमा 7/10। ठीक है, यहाँ से देखो 1/2 कॉमा 0.7, 0.5 से क्या हो गया? ऊपर हो गया 0.7। ठीक है, तो इधर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? लाई करेगा। पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, कहीं यहाँ पे लाई करेगा। जैसे अभी जो आप एग्जांपल कर रहे थे हम लोग, 2 मास सिस्टम वाला, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे मान लिया मास m1 है, यहाँ पे मास मान लिया हमने m2 है, यहाँ पे मास मान लिया m1 है, और इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि a है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो a है। अब पूछो कि बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा m1 से कितना डिस्टेंस पे होगा? m1 से कितना डिस्टेंस पे होगा? तो निकालो तो। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो कि कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कर रहा है। ठीक है, तो m1 से इसका डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है मान लो m1 से, ये कितना होगा बताओ तो जरा। सर x x हाँ, ये तो माना है ना, x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ m1 m2 और a। ठीक है, m1 m2 और a। डाटा क्या था कि इसका मास है, एक का m1 एक का m2, ठीक है, और दोनों क्या है? a सेपरेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m1, या फिर
फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। M1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि M1 है, यहाँ से मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अगर मान लेते हैं कि x है, x की वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा, x की वैल्यू निकालना है कितना होगा। ऊपर भी किए हैं इस तरह क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। सर M2 by M2A by M1 plus M2। हाँ सही है। बाकी लोग कहाँ गए, मिली उली मिली? कुछ नहीं बोल रही, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा लगता है। और श्रुति, ट्राई व्राई करती हो? सर किसी का आवाज नहीं आ रहा मेरे को। बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा। मेरा माइक खराब है कि तुम्हारा खराब है ये तो नहीं पता, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि ए डिस्टेंस कितना है, x है। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी मान के चलते हैं इसको ओरिजिन मान के चलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। ये हो जाएगा 0,0, पहले भी निकाले हैं, थोड़ा सा इसमें चीज बताना है। और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, a,0। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, अगर हम बोले सेंटर ऑफ मास XCOM, या फिर हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं x बोल देते हैं। यहीं से निकाल रहे हैं ना, ओरिजिन से कितना दूर है, तो x निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m1 इंटू जीरो, m1 इंटू जीरो ऊपर निकाले थे, प्लस m2 इंटू a2 क्यों लिख रहा हूँ, m2 इंटू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, m2 इंटू a डिवाइडेड क्या होगा, m1 प्लस m2। यानी सिंपल बोलेंगे तो क्या आएगा, m2 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यानी अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है m1 से कितना डिस्टेंस पे है, m1 से कितना डिस्टेंस पे, तो कैसे आएगा, ये आएगा m2 इंटू इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है a डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, तो क्या करेंगे, इनवर्स रेशियो में m2 इंटू a डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर पूछे कि m2 से कितना डिस्टेंस पे है, m2 से कितना डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ये मान लेते हैं कि बाई है, बाई नहीं मान लो, कुछ मान लो, x1 x2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, x1 क्या है, तो x1 है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 से, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है x2 है, ठीक है, पार्टिकल 2 से। x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू हो जाएगा टोटल कितना है a माइनस x1, ठीक है। अगर निकालना होगा x2 मतलब यहाँ से निकल जाएगा a माइनस x, ठीक है। तो a माइनस x1 कितना आ गया, तो m2 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा m1 इंटू a प्लस m2 इंटू a माइनस m2 इंटू a डिवाइड बाई, ये बस पहला बार कर रहे हैं और आखिरी बार कर रहे हैं, अगले बार से ऐसे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टाइम है इसलिए। m2a से m2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो m1 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ध्यान से देखना, जो x1 आया, x1 क्या आया, तो मास 1 से डिस्टेंस आ रहा था सेंटर ऑफ मास का, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। तो जब m1 से निकालना था तो क्या किया हमने, m2 इंटू a डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उस तरह से अगर x2 निकालना हो, x2 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, फ्रॉम m2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये आएगा m1 इंटू a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
ये क्या है हमारा, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, और x2 क्या है, x2 है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2। m2। कितना बढ़िया चीज है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल दे दे, सपोज दैट ए मास m1 है जो कि दे रखा है आपको, मान लेते हैं कि 10 kg दे रखा है। ए मान लेते हैं कि m2 है जो कि दे रखा है आपका 20 kg, और दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं कि 1 मीटर है। पूछे कि बताओ कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से निकाल रहे हैं m2 से, तो क्या हो जाएगा, तो m1 इंटू टोटल सेपरेशन 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास 10 प्लस 20, कितना हो जाएगा ये, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा डायरेक्टली 10/30, 10/30, ठीक है। उस तरह से अगर ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 30, यानी कितना आ जाएगा 20/30। ये बात समझ में आ रहा है, ये यस बात समझ में आ रहा है, सर। सेंटर मास का जाएगा। तो दो पार्टिकल सिस्टम होगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप लोगों को अगर बुकलेट शायद सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, ठीक है, शायद सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, तो मैं बुकलेट सोचता हूँ कि बनवा सकूँ तो बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देख लेना एक बार सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। अभी टाइम बचता है क्या, नो सर। नो सर, कितना टाइम हो गया जी, सर 2-3 मिनट बचा हुआ है। अच्छा 2-3 मिनट ही बचा हुआ है, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारा काम करना है। अभी तो हम लोग जिसे पढ़ रहे थे, ये क्या है, डिस्क्रीट मास है, मतलब कि सॉरी, एक एक मास का हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरह से रखा हुआ है। अगर मान लो कि आपको रॉड का दे दे, चाहे स्फेरिकल बॉडी का दे दे, चाहे सर्कल का दे दे, या सेमी सर्कुलर का दे दे, या फिर कोन का दे दे, उसका सबका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सीखा है, और सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स जो होंगे, एन पॉइंट मास होंगे, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग अभी सीखे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर बुकलेट मिल जाता है तो वहां से ट्राई करना, मैं भी देखूंगा, अगर होगा तो होमवर्क दे देंगे, ठीक है। सर हाँ सर। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर। आर सेंटर